गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सृष्टि गोयल, पूजा कुमावत, संध्या मीना। ऋषिता कलाल, मनीषा कुमारी, हाँ, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं। बेटा क्या होता है, अपन ऑसिलेटोरिया के बारे में पढ़ेंगे आज। तो ऑसिलेटोरिया क्या है बेटा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और जैसा कि आप जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी को जब अपन लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो ऑसिलेटोरिया को किसमें, ऑसिलेटोरिया के जो फिलामेंट्स होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, उनको किसमें अभिरंजित करते हैं? सैफ्रेनिन में अभिरंजित करते हैं। सैफ्रेनिन में अभिरंजित करने के बाद ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट्स को, तंतु को अपन स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड पे ग्लिसरीन की एक बूंद डालते हैं और स्लाइड पे फिर कवर स्लिप लगा देते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑसिलेटोरिया का अध्ययन करते हैं। तो ऑसिलेटोरिया में ये तो थी लैब टेक्निक। अब ऑसिलेटोरिया के थैलस कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। ऑसिलेटोरिया का थैलस अशाखित तंतुनुमा ट्राइकोम का बना होता है। अशाखित थैलस अशाखित तंतुनुमा ट्राइकोम का बना होता है और ये अकेले अथवा समूह में आपस में गुथे रहते हैं तथा पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ऑसिलेटोरिया का प्रत्येक ट्राइकोम सरल अशाखित बेलनाकार एवं कोशिकाओं की एक पंक्ति से बना होता है। ट्राइकोम अविभेदित कोशिकाओं से बना होता है और ट्राइकोम की एपिकल सेल के अतिरिक्त सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है। प्रत्येक कोशिका आकार में आयताकार होती है। तो ये देख रहे हो ऑसिलेटोरिया का ट्राइकोम, या प्रैक्टिकल कॉपी में बनाते हो तो आप ऑसिलेटोरिया एल्गी का ट्राइकोम बनाएंगे और कोशिका संरचना या हार्मोनिया दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओगे जो आप लोग, तो ट्राइकोम की अंतस कोशिका की ऊपरी सतह कॉन्वेक्स, कॉनिकल या मोटी भित्ति युक्त होती है, जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं, जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका प्रारूपी टिपिकल साइनोफाइसियन कोशिका होती है। यह प्रोकैरियोटिक प्रकार की संरचना दर्शाती है, जिसमें वास्तविक केंद्रक
क्लोरोप्लास्ट एवं झिल्ली से आवृत कोशिकांगों का अभाव होता है। तो अपन ये देख रहे हैं बेटा, कोशिका संरचना भी आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे तो आपको सेल वॉल दिख रही है, क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो ट्राइकोम प्रत्येक कोशिका का हल्का या रंगहीन केंद्रक पदार्थ युक्त मध्य भाग सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मध्य भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोप्लाज्म, जो कि कलरलेस होता है एवं भारी गहरा वर्णक युक्त भाग क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। ये आप जो डायग्राम में प्रैक्टिकल कॉपी में जो डायग्राम बनाते हो तो आप देखते हैं, जो भारी आउटर गहरा पिगमेंटेड रीजन होता है उसे क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन ऑसिलेटोरिया। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जनन सिर्फ हॉर्मोगोनिया द्वारा होता है और ट्राइकोम में कुछ स्थानों पर बीच की कुछ कोशिकाओं के मृत हो जाने से बाइकॉनकेव डिस्क बन जाती है। इनके टूटने या गलने से ट्राइकोम कुछ कोशिकाओं युक्त खंडों में टूट जाता है, जिन्हें हॉर्मोगोनिया कहते हैं। ये हॉर्मोगोनिया अंकुरित होकर नए ट्राइकोम बनाते हैं। फिर इसके बाद अपन लिखते हैं पहचान, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। तो उसमें क्या लिखोगे प्रैक्टिकल कॉपी में? वर्गीकरण एवं अभिनिर्धारण में कि ऑसिलेटोरिया को एल्गी में क्यों रखा गया है, क्योंकि पादप थैलसनुमा एक या बहुकोशिकीय होता है। थैलस संरचना सरल होती है। तीसरा है ऑसिलेटोरिया का प्लांट पादप स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक एवं वर्णक युक्त होता है, पिगमेंटेड होता है। और नील हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक शैवाल है। नील क्लास किसमें रखा गया है ऑसिलेटोरिया को? साइनोफाइसी। अब ऑसिलेटोरिया को साइनोफाइसी क्लास में क्यों रखा गया है? तो प्रैक्टिकल बुक में 2-3 लक्षण लिख दोगे, क्योंकि ऑसिलेटोरिया में वर्णक क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है। दूसरा, संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है, इसलिए ऑसिलेटोरिया को साइनोफाइसी क्लास में रखा गया है। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड युक्त होती है। जीवन चक्र में कशाभिका युक्त संरचनाओं का अभाव होता है। अब ऑसिलेटोरिया को नॉस्ट्रोकेल्स गण में रखा गया है, ये भी आप प्रैक्टिकल बुक में लिखते हो। तो थैलस तंतु में अशाखित या आभासी शाखित होता है। ऑसिलेटोरिया में हेट्रोसिस उपस्थित या अनुपस्थित होता है और ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल में प्रजनन, विखंडन, हॉर्मोगोनिया, निश्चेष्ट बीजाणु या हेट्रोसिस द्वारा होता है। अब क्लास कौन सी है ऑसिलेटोरिया की? क्लास है, कुल है ऑसिलेटोरिएसी। क्यों है? क्योंकि ट्राइकोम एक पंक्ति युक्त होते हैं, अशाखित होते हैं। जनन केवल हॉर्मोगोनिया द्वारा ही होता है। ऑसिलेटोरिया जीनस क्या है? ऑसिलेटोरिया। ट्राइकोम शाखाहीन एक पंक्तिक एकल या गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं और सलेष्मक आवरण रहित होते हैं। अब एक स्लाइड शेयर करती हूँ नॉस्टॉक की। तो नॉस्टॉक को भी अपन देखते हैं बेटा। जब नॉस्टॉक की स्लाइड अपन बनाते हैं तो नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो नॉस्टॉक की जो कॉलोनीज अपन लेते हैं और इसको सफरनिन से अभिरंजित करते हैं और अभिरंजित करने के बाद अपन लैब में स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालते हैं, उस पे नॉस्टॉक की कॉलोनीज रखते हैं और कवर स्लिप लगा देते हैं। फिर माइक्रोस्कोप में नॉस्टॉक के कॉलोनी का, नॉस्टॉक के थैलस स्ट्रक्चर की को देखते हैं। तो थैलस स्ट्रक्चर कैसा दिखता है नॉस्टॉक का? थैलस तंतुनुमा अशाखित तथा एक पंक्ति युक्त होता है और दृढ़ सलेष्मिक आवरण युक्त कॉलोनी में ऐठे हुए तंतु गुथे रहते हैं। तरुण निभय सूक्ष्मदर्शीय व ठोस होती है, जबकि परिपक्व निभय कॉलोनी अनियमित रूप की खोखली, चिकनी या खुरदुरी सतह होती है। ठीक है, तो नॉस्टॉक में क्या होता है? थैलस का स्ट्रक्चर, निभे के सलेष्मक आवरण में अनेक तंतु ऐठे हुए या मुड़े हुए आपस में लिपटे रहते हैं।
प्रत्येक तंतु सलेष्मक आवरण से घिरा रहता है और ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका गोल मोती के समान दिखाई देती है और एक पंक्ति युक्त होकर माला जैसी संरचना बनाती है। तो अपन देखते हैं ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका साइनोफाइसिन प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। स्लाइड शेयर करते हुए एक बार आप इससे ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, साइनोफाइसियन मतलब प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये देखो आप डायग्राम, बहुत ही क्लियरली डायग्राम दिख रहे हैं। ये तो है ए डायग्राम है, नॉस्टॉक की कॉलोनी दिखाई है आपको ए डायग्राम में। अब ये है ट्राइकोम, एकल तंतु है जिसमें कि हाइड्रोसिस दिखा रहे हैं, या आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाते हो, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इन नॉस्टॉक। तो क्या बता रही हूँ, ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका साइनोफाइसिन प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसका मध्य भाग सेंट्रोप्लाज्म जिसमें डीएनए व आरएनए तथा भारी भाग क्रोमोप्लाज्म जिसमें वर्णक थाइलेकॉइड्स पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो इसकी सेल का डायग्राम। इसका जो भारी भाग है वो तो क्या है बेटा, क्रोमोप्लाज्म, और अंदर का भाग क्या है, ये है सेंट्रोप्लाज्म। तो क्या बता रही हूँ कि इसमें अपन क्या लिखेंगे, स्पष्ट केंद्रक व वर्ण की लवक का अभाव होता है। ये अपन नॉस्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कोशिका में, नॉस्टॉक की कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च या साइनोफाइसियन कणों के रूप में होता है। तंतु में जगह जगह सामान्य कोशिकाओं से बड़े एकल व अंतर्वेशी हेट्रोसिस पाए जाते हैं। ये देखना बेटा, ये तंतु है, इसमें हेट्रोसिस में दिखाया गया है। ये है हेट्रोसिस, इसमें की पोलर नोड्यूल है। तो जब अपन स्लाइड को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो अपन को हेट्रोसिस क्लियर नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में। और मतलब कहने का मतलब है तंतु में जगह जगह सामान्य कोशिकाओं से बड़े एकल अंतर्वेशी हेट्रोसिस पाए जाते हैं। हेट्रोसिस आकार में अंडाकार धोरी भित्ति युक्त व पीले रंग की कोशिकाएं होती हैं जिसमें दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल्स, ये देख रहे हो हेट्रोसिस में दोनों सिरों पर पोलर नोड्यूल्स पाई जाती हैं, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल माने जाते हैं। अब सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स में नॉस्ट्रोक में जनन हॉर्मोगोनिया व एकाइनेट्स के द्वारा होता है और लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है। तो निश्चेष्ट बीजाणु दो हेटोसिस के मध्य की कोशिकाओं में एकल या श्रृंखला में बनते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो बेटा नॉस्टॉक को किसमें रखा है, नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो एल्गी में नॉस्टॉक को क्यों रखा है, क्योंकि पादप थैलस नुमा एक या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। थैलस संरचना सरल होती है और पादप स्वपोषी एवं वर्णक युक्त होता है। होता है और नॉस्टॉक को साइनोफाइसी क्लास में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बुक में लिखोगे, क्योंकि नीले हरे प्रोकैरियोटिक शैवाल है। नॉस्टॉक कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड इट इज ए प्रोकैरियोटिक एल्गी। नॉस्टॉक में वर्णक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन व फाइकोएरिथ्रिन उपस्थित होते हैं और संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च व प्रोटीन के रूप में होता है। लैंगिक जनन का अभाव होता है, नॉस्टॉक में लैंगिक जनन का अभाव होता है। जनन कायिक व अलैंगिक विधि द्वारा होता है, इसलिए नॉस्टॉक को वर्ग साइनोफाइसी में रखा गया है। और नॉस्टॉक किस ऑर्डर में आता है, नॉस्टोकेल्स गण में आता है। क्यों आता है, क्योंकि हेट्रोसिस उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। नॉस्टॉक में हेट्रोसिस उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं और प्रजनन, विखंडन, हॉर्मोगोनिया निश्चेष्ट बीजाणु या हेट्रोसिस द्वारा होता है। इसी प्रकार कुल नॉस्टोकेसी में नॉस्टॉक को रखा गया है। कुल कौन सा है, नॉस्टोकेसी। तो ट्राइकोम आधार व शीर्ष में अविभेदित होते हैं। जनन हेट्रोसिस व निश्चेष बीजाणु द्वारा होता है और ट्राइकोम अशाखित होते हैं। और वंश क्या है बेटा, नॉस्टॉक है। तो एक स्लाइड और शेयर करती हूँ मैं अब इसके बाद आपको। स्लाइड कौन सी है,
अब अपन देखेंगे बेटा एस्परजिलस। क्या बात करेंगे? एस्परजिलस नामक फंगस की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि चूंकि एस्परजिलस बेटा फंगस है, तो फंगस को अपन किसमें स्ट्रेन करते हैं? कॉटन ब्लू में। एल्गी को तो स्ट्रेन करते हैं अपन सेफेनिन में, लेकिन जो एस्परजिलस है उसके कोनिडिया को लेते हैं अपन, और कोनिडिया को अपन किसमें स्ट्रेन करेंगे? एस्परजिलस के कॉटन ब्लू में। फिर इसको लैक्टोफिनॉल में अपन माउंट कर देते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एस्परजिलस मृतोपजीवी व कभी कभी परजीवी के रूप में पाया जाता है। एस्परजिलस नाइजर द्वारा अनेक पौधों के फलों में रॉट डिजीज, विगलन रोग उत्पन्न करता है, जैसे खजूर, अनार, अंजीर आदि। एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइगर द्वारा मनुष्य व जानवरों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें एस्परजिलोसिस कहते हैं। अब इसके एस्परजिलस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कायिक संरचना। तो एस्परजिलस का कवक जाल सघन, सुविकसित, शाखायुक्त, बहुकोशिकीय व पटयुक्त होता है। जैसे कि ये डायग्राम आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओगे तो देखोगे बेटा, जो आपका थैलस है, ये ए थैलस एस्परजिलस का कवक तंतु है, और बी दिखाया है कोनिडियोफोर, बी और डी कोनिडियोफोर। तो कवक तंतु या कवक जाल कैसा है बेटा? ये सेप्टेट है। क्या दिख रहा है डायग्राम में? सेप्टेट है, जो प्रैक्टिकल की बुक में बनाओगे। और प्रत्येक कोशिका कैसी है? प्रत्येक कोशिका एस्परजिलस में बहु केंद्रकीय होती है। आप देख रहे हो, कोशिका द्रव्य में संचित भोजन तेल की बूंदों के रूप में पाया जाता है। कुछ कवक तंतु आधार के भारी भाग में व कुछ आधार के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है एस्परजिलस का कवक तंतु, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बुक में बनाते हो। और ये वाला डायग्राम है एस्परजिलस का कोनिडियोफोर शोइंग द कोनिडिया, ये भी प्रैक्टिकल फाइल में आप बनाते हो। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? मतलब एस्परजिलस नामक कवक में तो अलैंगिक जनन, एस्परजिलस में अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। यह कोनिडियोफोर पर उपस्थित स्टेरिगमेटा प्रांगुलों पर लगे रहते हैं। ये देख रहे हो बेटा, इसको एनलार्ज कर रही हूँ। ये डायग्राम जो आप प्रैक्टिकल में बनाते हो, ये तो है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का टिप स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, इसे वेसिकल कहते हैं। और इसके ऊपर क्या लगे हैं? स्टेरिग्मा, स्टेरिगमेटा मतलब प्रांगुल लगे रहते हैं। इसके ऊपर वेसिकल के ऊपर, और प्रांगुल के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है। तो मैं क्या बता रही हूँ? प्रत्येक कोनिडियोफोर कवक जाल की पाद कोशिका से उत्पन्न होता है। यह लंबा, ऊर्ध्व व वायवीय होता है, जिसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, इसे पुटिका कहते हैं। देख लो बेटा, कोनिडियोफोर है, लंबा है, उदग्र है, इसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? वेसिकल कहते हैं, हिंदी में पुटिका कहते हैं। अब पुटिका के चारों ओर बोतल के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रांगुल कहते हैं, स्टेरिगमेटा कहते हैं। ये देख लो, वेसिकल है, पुटिका के चारों ओर बोतल के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्टेरिगमेटा कहते हैं। ये भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे। तो कुछ जातियों में प्रांगुलों की दो परतें होती हैं। निचली परत को प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहते हैं, व ऊपरी परत को सेकेंडरी स्टेरिगमेटा, द्वितीयक प्रांगुल कहते हैं। इन जातियों में कोनिडिया सेकेंडरी स्टेरिगमेटा, द्वितीयक प्रांगुलों पर उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक स्टेरिगमेटा से कोनिडिया तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल सक्सेशन में श्रृंखला के रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया का रंग हरा, पीला, भूरा या काला जाति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। कोनिडिया गोल, एक केंद्र की है, कभी कभी बहु केंद्र की होते हैं। कोनिडिया भित्ति दो स्तर की बनी होती है, और कोनिडिया भित्ति दो स्तर की बनी होती है। बाहरी कटीली एपिस्पोर व भीतरी चिकनी एंडोस्पोर कहलाती है। कोनिडिया का डिस्पर्सल प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, और कोनिडिया अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाते हैं। फिर देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन एस्परजिलस। तो एस्परजिलस में नर जन्नान को पुंधानी कहते हैं, व मादा जन्नान को
एस्कोगोनियम कहते हैं। लैंगिक जनन के पश्चात फलन पिंड एस्कोकार्प बनते हैं। इसमें एस्कोकार्प क्लिस्टोथीशियम प्रकार के होते हैं। क्लिस्टोथीशियम क्या है? यह एक बंद संरचना होती है और इसमें अनेक एसाई पाए जाते हैं, जिसके अंदर अनेक एसाई पाए जाते हैं। क्लिस्टोथीशियम की बाहरी सतह पेरिडियम सघन कवक तंतुओं से निर्मित होती है। प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं और प्रत्येक एस्कोस्पोर पुली के चक्के के समान व द्विस्तरीय होते हैं। बाह्य चोल एपिस्पोर ऑर्नामेंटेड होती है व अंतःचोल एंडोस्पोर चिकनी व स्मूथ होती है। अब लास्ट में आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखते हो? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। जब अपन ने स्लाइड बना ली, कैरेक्टर्स लिख लिए, तो अपन क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो कौन सा जगत है? जगत माने किंगडम कौन सा है? माइकोटा है। तो माइकोटा में एस्परजिलस को क्यों रखा गया है? क्योंकि एस्परजिलस का थैलस एक कोशिकीय तंतुनुमा या क्लोरोफिल रहित होता है और एस्परजिलस के थैलस में एस्परजिलस के माइसीलियम में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज काइटिन से बनी होती है। और प्रभाग कौन सा है? एस्परजिलस को यू माइकोटा प्रभाग में रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो कोशिका भित्ति सुनिश्चित कवक एक कोशिकीय या तंतुनुमा कवक जाल पठीन होता है, मतलब द माइसीलियम इज एसेप्टेड। कवक जाल पठीन होता है या पटयुक्त भी हो सकता है और इसको कौन सी क्लास में रखा गया है या उप प्रभाग? एस्कोमाइकोटीना। उप प्रभाग मतलब सब डिवीजन कौन सा है? एस्कोमाइकोटीना। क्यों रखा गया है एस्परजिलस को एस्कोमाइकोटीना में? क्योंकि एसाई व एस्को बीजाणु उपस्थित होते हैं। एस्को बीजाणु एस्कोस्पोर्स एस्कस में अंतर्जात रूप से विकसित होते हैं। एस्कस में एस्कोस्पोर्स की संख्या निश्चित मतलब 8 होती है। अब एस्परजिलस को कौन से वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग है प्लैक्टोमाइसिटीज। क्यों है? वर्ग है प्लैक्टोमाइसिटीज क्योंकि एस्कोकार्प उपस्थित होता है। एस्कोकार्प क्लिस्टोथीशियम प्रकार का होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर अपन देखते हैं एस्परजिलस को प्लैक्टोमाइसिटीज क्लास में रखा गया है और गण कौन सा है? यूरोशियल्स। गण कौन सा है? एस्परजिलस का यूरोशियल्स। क्यों है? क्योंकि क्लिस्टोथीशियम अवृंत होते हैं। सदस्य प्राय मृतजीवी। एस्परजिलस के सदस्य मृतजीवी होते हैं, कभी कभी परजीवी भी होते हैं। और एस्परजिलस को कौन से कुल में रखा गया है? ये भी अपन लिखते हैं यूरोशिएसी। तो आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखोगे? एस्परजिलस को कुल फैमिली यूरोशिएसी में रखा गया है और वंश है एस्परजिलस। अब यूरोशिएसी में क्यों रखा गया है? क्योंकि कोनिडिया एस्परजिलस में कोनिडिया फ्रैंगुलो पर निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट, एस्परजिलस में क्लिस्टोथीशियम की भित्ति सघन कवक तंतुओं से बनी होती है और एस्परजिलस में एसाई गोल व 8 एस्कोस्पोर्स युक्त होते हैं। अब वंश है एस्परजिलस तो कोनिडियम धर अशाखित व शीर्षस्थ भाग पर पुटिका उपस्थित होती है। एस्कोस्पोर्स पुली के समान होते हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये जो है, अब अपन किसकी बात करेंगे? कारा की बात करेंगे। तो कारा बेटा क्या है? कारा भी एक एल्गी है। एल्गी कैसी है? ये ग्रीन एल्गी है। तो कारा को अपन किसमें स्ट्रेन करते हैं? कारा के थैलस को भी अपन सेफेनिन में अभिरंजित कर लेते हैं और सेफेनिन में अभिरंजित करने के बाद कारा के फिलामेंट्स को, कारा के थैलस को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसी प्रकार कारा में बेटा सेक्स ऑर्गन्स ग्लोब्यूल व न्यूक्यूल मिलते हैं। तो अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी स्लाइड बनाते हैं कि कारा के थैलस को, जिसमें कि ग्लोब्यूल व न्यूक्यूल हैं, उसका अनुप्रस्थ काटते हैं और इस काट को, जिसमें कि ग्लोब्यूल व न्यूक्यूल हैं, उसको सेफ्रेनिन नामक सॉल्यूशन में स्ट्रेन करते हैं। इसके बाद इस सेफ्रेनिन युक्त स्ट्रेन किए गए पीस को या थैलस को, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसको एक स्लाइड पे रखते हैं।
जिसमें कि ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालते हैं और फिर कवर स्लिप लगा देते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपन क्या देखेंगे, कारा के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब इसका कायिक संरचना। तो कारा का प्रचलित नाम स्टोन वर्ट है। कारा को किस नाम से जानते हैं, स्टोन वर्ट है। कारा का थैलस मैक्रोस्कोपिक होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, शाखित होता है, बहुकोशिकी होता है, वह मूलाभास युक्त होता है। तो प्रैक्टिकल कॉपी में अपन क्या डायग्राम बनाते हैं, एक तो बनाते हैं ये वाला डायग्राम, कौन सा है, ए डायग्राम। तो ये पादप स्वभाव दर्शा रहा है और बी है मूलाभास। ये वाला डायग्राम बनाएंगे, मतलब मेन एक्सिस पादप स्वभाव को दर्शाते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाएंगे अपन, दिस इज द मेन एक्सिस and these are the branches of unlimited growth and branches of limited growth, and the thallus is differentiated into nodes and internodes. तो मूलाभास बहुकोशिकीय वह शाखित होते हैं, यह थैलस की निचली पर्व संधियों पर उत्पन्न होते हैं। मूलाभासों में तिरछे पट होते हैं, पट के स्थान पर मूलाभासी प्लेट का निर्माण होता है। ये देखो बेटा मूलाभास है, कारा के मूलाभास दिखाएं तो मूलाभासों में क्या है, सेप्टा, सेप्टा होते हैं, और ये कौन सी प्लेट दिखाइए, राइजोइडल प्लेट भी मूलाभासों में होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपन को कारा के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुख्य अक्ष, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष नोड्स व इंटरनोड्स में विभेदित रहती है तथा पर्व संधि इंटरनोड्स पर शाखाएं उपस्थित होती हैं, इंटरनोड्स पर शाखाएं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर 5 से 15 प्राथमिक पार्श्व शाखाएं, प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि की शाखाएं चक्र में लगी होती है। तो देख रहे हो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये जो मैं बता रही हूँ, इसको इस डायग्राम को आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओगे। यह भी पर्व संधियों में विभेदित रहती हैं। तो क्या बता रही हूँ, प्रत्येक पर्व संधि पर 5 से 15 प्राथमिक पार्श्व शाखाएं, प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि की शाखाएं चक्र में लगी रहती हैं। ये भी पर्व संधियों में विभेदित रहती हैं। असीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ मुख्य अक्ष की पर्व संधि के कक्ष में उत्पन्न होती हैं। सभी प्रकार की शाखाओं, मुख्य अक्ष, सीमित व असीमित वृद्धि की शाखाएं की पर्व संधि पर एक कोशिकीय कंटक के समान सेकेंडरी लेटरल्स या अनुपर्ण पाए जाते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, कारा का सेल स्ट्रक्चर, ये भी क्लियरली अपन को दिखता है इसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये जो है कारा की क्या है, पर्व कोशिका की संरचना है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पर्व कोशिकाओं की भित्ति पर सिलिका व कैल्शियम कार्बोनेट का प्रचुर मात्रा में स्थूलन पाया जाता है। पर्व संधि की कोशिका छोटी होती है, इसमें सघन दानेदार जीव द्रव्य पाया जाता है। एक केंद्रक व पाइलिनॉइड रहित बिंबाप क्लोरोप्लास्ट, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो ये देख रहे हो इसमें बेटा एक तो न्यूक्लियस है, ये सी क्या है, पर्व संधि। सी डायग्राम तो है पर्व संधि की कोशिका, इसमें एक तो न्यूक्लियस है, क्रोमेटोफोर्स है और वैक्यूल्स है। और डी डायग्राम क्या है, पर्व कोशिका मतलब इंटरनोडल सेल। तो इंटरनोडल सेल में भी आप देख रहे हो अनेक क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और वैक्यूल है, बीच में क्या है, रिक्तिका है। रिक्तिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसमें कई केंद्रक भी मिलते हैं और एक बीच में केंद्रीय वैक्यूल है। तो पर्व संधि की कोशिका छोटी होती है, इसमें सघन दानेदार जीव द्रव्य, एक केंद्रक व पाइलिनॉइड रहित डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पर्व की कोशिका लंबी होती है। पर्व की कोशिका कैसी है बेटा, लंबी है। इसके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका होती है, वह परिधि की ओर कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक, अनेक न्यूक्लियाई व पाइलिनॉइड रहित क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो क्लोरोफाइसी कुल के सदस्यों में सबसे जटिल प्रकार के जननांग कारा में पाए जाते हैं। पादप में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कैसा होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कारा की
अधिकतर जातियों में जननांग सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पर लगते हैं। इसे मोनोएशियस कहते हैं, उभय लिंगाशयी कहते हैं। लेकिन कारा की कुछ जातियों में अलग अलग थैलस पर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं और ऐसी जातियों को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। मतलब मोनोएशियस स्पीसीज किसे कहते हैं कि कारा की अधिकतर जातियां ऐसी हैं जिनमें की सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे लगते हैं, इन्हें मोनोएशियस जातियां कहते हैं। और कारा की कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं अलग अलग थैलस पर लगते हैं, जिन्हें डायोशियस जातियां कहते हैं। तो नर जननांग मेल सेक्स ऑर्गन्स को ग्लोब्यूल कहते हैं। ये अपन जब स्लाइड बनाते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है ग्लोब्यूल। व मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। थैलस की प्राथमिक पार्श्वीय शाखाओं की पर्व संधि पर अनुपर्णों से घिरे स्थिति में विकसित होते हैं। तो अपन किसकी बात करते हैं, लास्ट में अपन लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, फिर एंड कर देंगे। शेयर कर देती हूँ एक स्लाइड। अच्छा, क्लासिफिकेशन है इसका। तो क्लासिफिकेशन कारा का क्या है, कारा को एल्गी में रखा गया है। और कारा क्या है, एल्गी है। तो क्यों एल्गी है, क्योंकि पादप थैलस नुमा होता है एवं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होता है। थैलस संरचना सरल होती है जिसमें ऊतक विभेदन नहीं होता। और कारा को क्लास क्लोरोफाइसी में क्यों रखा गया है, क्योंकि थैलस पर्णहरित क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी की अधिकता के कारण व अन्य वर्णक अल्फा व बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है, इसलिए कारा को क्लोरोफाइसी में रखा गया है। हरित लवक में पाइनाइड उपस्थित होता है। चल कोशिकाओं के शीर्ष पर 2, 4 या अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कारा को कारेल्स या कैरेल्स गण में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि थैलस पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व संधियों पर सीमित वृद्धि की शाखाएं उत्पन्न होती हैं और लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है। और कारा को कुल कैरेसी में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि कैल्शियम का निक्षेपण पाया जाता है, अलैंगिक जनन का अभाव होता है। और कारा क्या है, वंश क्या है, जीनस कारा। तो पर्व पलकुटी तंतुओं द्वारा परिबद्ध होता है, न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होता है। तो इस प्रकार हम देखते